हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि एचसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी थोड़े ही दिनों के बाद में यानी कि 3 मार्च से जो है ये फॉर्म ऑनलाइन भी हो जाएंगे और 2 अप्रैल तक तकरीबन आप लोग इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्री होने का टेंटेटिव डेट दिया गया है तकरीबन मई और जून महीने 2021 के अंदर जो है इसका प्री, और अगस्त महीने के अंदर जो है वो मेन होने की संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे तरीके से यूं कहिएगा करना स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने इस लेवल को बूस्टअप तो कर ही दीजिएगा। बहुत ही जल्द जो है स्टार आईक्यू की तरफ से आप लोगों को प्रॉपर जो है टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस पर कोशिश कर रही है स्टार आईक्यू की पूरी टीम, जो है वो कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो है ये देखिएगा कि लास्ट टाइम जो एचसीएस का पेपर हुआ था वो कैसा गया था। ये 2018 का जो नोटिफिकेशन था उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें जो है मैं आप लोगों को टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूं। ठीक है, टोटल तो आप लोगों को पता है कि जीएस पेपर के अंदर जो है टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। प्री का जो जीएस पेपर है उन क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों से के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। ये पार्ट 1 होगा। टोटल 30 इसमें करवा रहा हूं, बाकी के रिमेनिंग जो है नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। और इसके बाद में फिर 2014 का जो पेपर गया था उसका जो प्री पेपर है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, और कैसे आंसर राइटिंग करनी है उसमें भी मैं आप लोगों की मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर आप लोग इस जो लेक्चर्स है इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ जो है वहां पे आप चले जाइएगा। वहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। पहला क्वेश्चन क्या आया था इस एग्जाम में? पहला क्वेश्चन था कि 2005 में शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 वाज इंटेंडेड टू, क्या मतलब उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था उस भारत निर्माण प्रोग्राम का। तो पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि 2005 में यानी कि कब, 16 दिसंबर को, ठीक है, 16 दिसंबर 2005 को जो है वो भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना, यानी कि टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। स्कीम के वैसे टोटल 6 उद्देश्य थे। एक तो गांव के क्षेत्रों के अंदर जो है वो सीधे सीधे अच्छे तरीके से जो है बिजली पहुंच जाए। बिजली के साथ साथ जो है पानी जाना भी गांव के क्षेत्रों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम के लिए। और पानी के साथ साथ जो है वो सड़क भी अच्छे तरीके से हो जाए। और के साथ में सिंचाई, अब पानी देखो पीने लायक वाला है और सिंचाई मतलब खेतों के पानी के लिए भी। और क्या सुविधा मिल जाए गाँव को एक टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूरभाषीय यंत्र वगैरह जो है ये भी सारी कुछ पहुंच जाए। और लास्ट जो है गाँव के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको घर भी मुहैया करवा दिए जाए। तो टोटल तो 6 इसमें यूं कहिएगा स्कीम थी। तो घर 2 नंबर पे, टेली कम्युनिकेशन, फिर बिजली, फिर पानी, सड़क और खेतों के लिए सिंचाई। तो ये सीधा सा सरकार का उद्देश्य था, और ताकि गांव के क्षेत्रों के अंदर बुनियादी ढांचा, क्योंकि ये बुनियादी चीजें ही हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और के साथ में कनेक्टिविटी, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में क्या चीज आएगी, कनेक्टिविटी आएगी। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय ने की थी, यानी कि अंडर विच वायसराय वाज द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन सेट अप इन 1902। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत आसान था मेरे हिसाब से, आप लोगों को सही आंसर इसका पता भी होगा। लॉर्ड कर्जन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक आंसर जो है वो रहेगा। लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने 1902 के अंदर जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। भारत के अंदर जो है यूं कहिएगा एजुकेशन स्तर को बढ़ाने की जो है इन्होंने ही कोशिश की थी। तो जरूर आप याद कर सकते हैं ये वाली बात, लॉर्ड कर्जन। बहुत ही एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, रोटेट करती है, सबको पता है घूर्णन के बारे में।
देखिएगा, एक तो पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पे घूमती है, इसे आप लोग घूर्णन कहते हैं। और एक पृथ्वी जो है, मान लेते हैं ये अब सूर्य है आपका, और साथ में पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, वो परिभ्रमण होता है, ठीक है। तो रोटेट करती है पृथ्वी, और कितने दिनों में करती है, तो तकरीबन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। हम लोग 365 दिन 6 घंटे जो है वो पढ़ा करते हैं, इनसे फिर एक लीप ईयर जो है वो बन जाता है। और पृथ्वी पे जो है अपने अक्ष पे कितनी देर में घूम लेती है अभी, तो अपने अक्ष पे जो है कितनी देर में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जिसे आप लोग 24 घंटे का एक दिन कहा करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पृथ्वी जो है वो सूरज से, जैसे मान लेते हैं पहले नंबर पे सूरज जो है वो तारा है, लेकिन पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी है यानी कि बुध है, दूसरा विनस है यानी कि शुक्र है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा ही हमारा ग्रह है पृथ्वी है। चौथा यहाँ पे मंगल है, पांचवा यहाँ पे कौन सा है, बृहस्पति है, और छठवां शनि है, सातवां अरुण है, और आठवां वरुण है। आगे तो प्लूटो है, वो बोना ग्रह के रूप में आ जाता है। तो बृहस्पति से पहले जो है ना, बृहस्पति से पहले जो इधर वाले ग्रह हैं, 4 ग्रह आएंगे, जैसे बुध है, शुक्र है, और पृथ्वी है, और मंगल है, ठीक है। तो ये चारों ग्रह जो हैं वो इंटरनल प्लैनेट के रूप में पुकारे जाते हैं, और बाकी के 4 ग्रह जो हैं वो एक्सटर्नल प्लैनेट के रूप में पुकारे जाते हैं। तो आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्या कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन एट डिस्टेंस ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर अबो मीन सी लेवल। देखिएगा क्या होता है कि आपकी यह पृथ्वी के बाद में सबसे पहली लेयर है, उसको कहा जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, और तकरीबन इसकी ऊंचाई होती है 2000 किलोमीटर की। दूसरी जो होती है लेयर, उसको कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, तकरीबन इसकी ऊंचाई होती है 20,000 किलोमीटर। और तीसरी जो होती है उसको कहते हैं हम लोग हायर अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के रूप में भी पुकारते हैं। इसकी ऊंचाई हम लोग अगर राउंड फिगर में पढ़ते हैं तो 36,000 किलोमीटर पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। तो हमें देखिएगा 2 ऑप्शन बड़े पजल करेंगे, एक तो 35,880 करेगा, और एक ऑप्शन है 35,786। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो वैसे 35,786 किलोमीटर दिया गया था हमारे एचपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हाँ, मीटर में कई बार पूछा जा सकता है, तो मीटर में बता सकते हैं 22,236 जो है वो मीटर ऊपर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो छोड़े जाते हैं GSLV यानी कि जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है इन्हें छोड़ा जाता है। यहाँ पे भारत के समुद्र तट जो है, इंडियन कोस्ट लाइन जो है, उसका मेजर कहां तक किया जाता है, ठीक है, कहां तक की है इंडियन कोस्ट लाइन। तो इंडियन की कोस्ट लाइन, अब देखिएगा भारत के अंदर जो है अगर बात करते हो आप लोग, ये तो नॉर्थ हुआ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, और ये हुआ वेस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इंडिया को अगर हम मेजर करते हैं नॉर्थ से साउथ तक, तो तकरीबन भारत लंबा कितना है, 3200 जो है 14 किलोमीटर, या यूं कहिएगा 3214 किलोमीटर जो है ऐसी लंबाई है वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कितनी लंबाई है, हॉरिजॉन्टल में 2933 किलोमीटर लंबाई है ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। जिसमें 15,200 जो है 15,200 किलोमीटर जो है ना, वो तो लगता है कहाँ पे भाई, तो ये तो होता है कोस्ट लाइन, सॉरी इसका आपका जमीनी एरिया है। लेकिन कोस्ट लाइन कितना है, कोस्ट लाइन है तकरीबन इसकी 7,517। अब 17 तो कुछ ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन पड़ रहा है, नियर अबाउट सी ऑप्शन ठीक पड़ रहा है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोग 7517 याद कर सकते हैं, लेकिन 7517 के आसपास का ऑप्शन यही ठीक रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट विच वाज डिस्कवर्ड इन 2005। नया जो है बोना ग्रह कौन सा खोजा गया है, इनमें से 2005 में नया बोना ग्रह कौन सा खोजा गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरिस, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2005 में जो है इसे खोजा था, और किसने खोजा था इसे, तो माइक ब्राउन की टीम जो है उन्होंने जो है इसे खोजा था। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा विश्व विरासत नहीं है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी नहीं है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है
वो फतेहपुर सीकरी तो है, अजंता एलोरा की गुफा भी है, खजुराहो के मंदिर भी है, लेकिन जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। जंतर मंतर दिल्ली वाला जो है राजपूत शासक थे, सवाई जय सिंह थे, उन्होंने ही इसे जो है बनाया था। इन्हीं के सवाई जय सिंह ने जयपुर में बनाया था। जयपुर को यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर को जो है शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को के अंदर। तो याद रखिएगा आप लोग इस बात को भी। प्रचंड बेरोजगारी होने का मतलब क्या होता है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये होता है काम कम होता है लेकिन लोग फिर भी ज्यादा लगे होते हैं। मोर लेबर इज एंगेज्ड इन एन ऑक्यूपेशन देन जो है आपका ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग व्यवसाय के अंदर श्रम होते हैं या श्रम व्यक्ति जो होते हैं आपके, ठीक है, वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब बेसिकली यूं कहिए काम बहुत कम है, यूं कहूंगा मैं, काम तो बहुत कम है लेकिन काम तो 5 ही आदमियों का है, लोग लगे पड़े हैं 20 लगे पड़े हैं। तो ये प्रचंड बेरोजगारी ही एक प्रकार की कहलाएगी, और तो इसे आप लोग कह ही कह सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? वैसे 8वें क्वेश्चन का आप लोगों को सही आंसर दूं तो क्या होगा कि मोर लेबर इज एंगेज्ड। ठीक है, ज्यादा लोग जो हैं किसी ऑक्यूपेशन में, किसी काम में जो है लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो है इतने की रिक्वायर नहीं होती है, फिर भी वो लगे रहते हैं। सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। मुगल सम्राट द्वारा जागीर दिए जाने पर एक व्यक्ति को क्या मिला था? जो मुगल एम्पायर जो थे उनके द्वारा जागीर देने के बाद में जो है एक व्यक्ति को क्या मिला था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रेवेन्यू असाइनमेंट मिला था, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जागीर सिस्टम जो है ना वो दिल्ली सल्तनत ने ही शुरू किया था, तो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत ने ही इसे स्पेशली शुरू किया था जागीर सिस्टम को। अशोक को, ठीक है, राजा अशोक जो थे ना उन्होंने किस रोक एडिक्ट में नामित किया गया था और अपने साम्राज्य शीर्षक देवनामप्रिय द्वारा नहीं किया गया था? तो इन विच रोक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नोट बाय हिज यूजुअल टाइटल देवनामप्रिय। तो इसका सही आंसर रहेगा मास्की। मास्की अभिलेख जो था ना उसके अंदर राजा अशोक को जो है रोक एडिक्ट में नामित किया गया था और अपने सामान्य शीर्षक देवनामप्रिय द्वारा जो है वो नहीं किया गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मास्की। ठीक है, इसकी खोज की थी 1915 में डॉक्टर WRC बर्दन जो है उन्होंने इसकी पहली बार खोज की थी। ठीक है, मुगल एम्पायर जो है देवनामप्रिय के बाद में उन्हीं शब्दों से निकाल के अशोका शब्द जो है वो यहीं से ही 1915 में निकाल के लाए थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर WRC। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? देखो, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान की बात करते हो आप लोग तो सहारा कहिए, लेकिन सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा जो है उसको बोला जाता है। तो डी ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल ठीक रहेगा। जो है एक माउंटेन रेंज है चिल्ली कोस्ट के ऊपर, वहां पे आटाकामा पड़ता है। ठीक है, पेरू की राजधानी है चिल्ली, वहां पे आटाकामा पड़ता है, याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या कि RTE एक्ट व्हाट शुड बी द स्टूडेंट टीचर रेशियो एट द अपर प्राइमरी लेवल। देखिएगा, 2 लेवल होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी लेवल होता है, एक अपर प्राइमरी लेवल होता है। तो जो प्राइमरी लेवल होता है उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? वो होता है उसके लिए तो 35:1 होना चाहिए, 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए अगर आप अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो लोअर प्राइमरी लेवल होता है उसके लिए, या यूं कहिएगा प्राइमरी लेवल के लिए ही कहिएगा तो कितना है 30:1 होता है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, RTE यहाँ पे एक नाम दिया गया है। RTE का मतलब है राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे 2009 के अंदर जो है वो शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करो। देखो, 15 जनवरी को सबको पता है आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को कौन सा मैत्री दिवस जो है वो मनाया जाता है। 15 मार्च को कंज्यूमर डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। अब ऑप्शन हमें जो है चूज करना है। इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? पहले का बी। ठीक है, पहले का बी आपको कहाँ दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है, एक आपको इसमें दिख रहा है। उसके बाद में जो है हम लोग अगर बात करते हैं तो दूसरे का सी बन रहा है, दूसरे का सी बन रहा है, दूसरे का सी जो है पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर है वो ए ही ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, फिर से हमें जो है बौद्ध संगति कौन कौन सी कहां कहां पे हुई थी हमें ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो पहली जो है पहली हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी, याद रख सकते हैं, लेकिन पहले का मिलान जो है वो क्या होगा, पाटलिपुत्रा होगा। दूसरी जो बौद्ध संगति है ना वो कहां पे हुई थी, वो वैशाली के अंदर हुई थी, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। तीसरी जो हुई थी ना तीसरी बौद्ध संगति जो है आपकी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पहली बौद्ध संगति मेरे ख्याल से राजगीर में हुई थी, ठीक है। तो पहले का बी, ठीक है, पहले का बी, हाँ यही एक ही मात्र ऑप्शन है, ठीक है ठीक है। दूसरे का ए है, दूसरे का वैशाली ठीक कर दिया मैंने। तीसरे का डी, यहाँ पे तीसरे का डी रहेगा आपका, पाटलिपुत्र रहेगा। और चौथे का जो है ना वो कौन सा बच गया, चौथे का बच गया कुंदलबन बच चुके हैं, तो चौथे का जो है यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ऐसे करके आप लोग मिलान करने भी पेपर में आने ही चाहिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। ये बौद्ध संगति किन किन राजाओं के काल में हुई थी, कमेंट में अगर बता सकते हैं तो बताइएगा। कपास किस मिट्टी के रूप में, कपास को जो है किस मिट्टी के रूप में, रेगुर, ठीक है, काली मिट्टी ही रेगुर मिट्टी होती है, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसे जल भरण की सबसे ज्यादा क्षमता वाली मिट्टी भी कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में पैदा होने वाली 3 प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, तो हरियाणा में ज्यादा जो होता है धान होता है, गन्ना होता है और कपास, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। युक्त और प्रकाश प्रावर्तिक कोशिकाएं हैं, पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल आर, लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल जो होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इनको कहा जाता है क्रोमेटोफोर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और ये क्रोमेटोफर जो है इसी की वजह से मछली है, रेप्टाइल वगैरह है, इनके अंदर जो है पिगमेंट आता है, कलर के पिगमेंट आते हैं। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, सबको पता है एक्वाकल्चर से है, ठीक है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो है नीली क्रांति है। डेयरी के लिए सफेद क्रांति याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा भूरी क्रांति किस लिए है, गोल क्रांति किस लिए है, सफेद क्रांति किस लिए है, लाल क्रांति बताइए किस लिए होती है, ठीक है। ये जितनी भी क्रांतियों से रिलेटेड आपको बातें याद है सब कमेंट में लिख के बताइएगा। मट टीला हाइडल परियोजना जो है वो किस नदी पे है, तो मट टीला हाइडन जो है वो किस राज्य के अंदर है ये पूछ सकते हैं हमसे, या किस नदी के ऊपर है, तो बेतवा नदी पड़ती है यूपी में, उसके ऊपर जो है वो मट टीला हाइडल परियोजना जो है उस नदी पे बना हुआ है, बेतवा यूपी के अंदर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मट टीला डैम जो है वो यूपी की डिस्ट्रिक्ट एक ललितपुर वहां पे पड़ता है ये, ठीक है। और इंडिया इसे बिल्ड किया गया था, कब बनाया गया था, 1958 के अंदर जो है इसे बनाया गया था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, प्रोकैरियोटिक जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, बी ऑप्शन ठीक है 20वें क्वेश्चन का हमारा। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे आगे आ चुका है, ठीक है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें देखिएगा पहला जो है 1564 है, इसके अंदर जो है जजिया कर आया था, तो पहले का सी ऑप्शन, पहले का सी एक ही मात्र के अंदर है, ठीक है, तो बाकी तो हो ही जाएंगे अब आपके। दूसरा जो है 1575 जो है इसका डी दे रखा है, ठीक है, इबादत खाना बना था इसमें, ठीक है। 1579 जो है इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है, ये तो बेसिकली मजहर बनी थी। और 1582 जो है बच क्या गया भाई, तो बच गया दहशाला सिस्टम जो है 1582 के अंदर तैयार हुआ था। मैच द ऑथर्स विद द क्रॉनिकल रिटन बाय देम, ठीक है, किस किस के द्वारा जो है ये लिखे गए थे उनको हमें मैच करना है। फिर से जो है मिलान करो प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा पहला है अबुल फजल लिखी थी अकबरनामा के द्वारा, अकबरनामा ने अबुल फजल ही की लिखी थी, पहले का सी एक ही ऑप्शन पड़ता है। तो दूसरे का क्या दे रखा है, दूसरे का डी दे रखा है हमें, ठीक है। अब्दुल है, इन्होंने क्या था, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है मुंतवाब उल त्वारिक, ठीक है। तीसरे बारानी है, इनकी किताब जो है वो कौन सी है, तारीख ए फिरोजा शाही।
चौथे हैं अब्दुल लाहौरी हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका नाम पद्म माशना है, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मिर्च और हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो दिया गया था। उसके बाद में जिसे आंध्र प्रदेश में तकरीबन 26% उत्पादन होता है। उसके बाद में महाराष्ट्र 15% है, कर्नाटक 11% है, उड़ीसा भी 11% है और मध्य प्रदेश 7% है, याद रख सकते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में चावल की खेती के पुरातत्व साक्ष्य कहां से मिले हैं। चावल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं रंगपुर से मिले हैं, याद कर सकते हैं आप लोग। 24 का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 1800 ईसा पूर्व के अंदर जो है वो मिले हैं ये। और पोदू, बीवर, पेदा भारत के अलग अलग जो है स्थानीय नाम है खेती के। ये कैसी खेती कहलाती है, तो ये खेती जो है बेसिकली कैसी कहलाती है, शिफ्टिंग है, स्थानांतरण खेती कहलाती है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे झूम खेती असम में होती है, ठीक है। पूर्णाम कृषि जो है वो केरला में होती है। पोडू जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है, बिहार का भी है, मेसाना का भी है, ठीक है। और ये बातें आप लोगों को याद रख लेनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं, ठीक है। और जो स्केलर होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP जो है ना, ये क्या है, HSVP जो है ये बेसिकली याद रखिएगा 4 जोनल, ठीक है। 4 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन, 6 स्टेट ऑफिसर एंड 11 असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, दीज आर 2 कैटेगरीज कैन बी डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी है जो थोड़ी थोड़ी अलग की गई है। एक कैटेगरी की बात करें तो समूचा भारत है। दूसरा जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद आते हैं, वहां पे एक अलग अथॉरिटी काम करती है, उनका नाम है क्या, जैसे आप गुरुग्राम की बात करते हैं गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नाम जो है वो दिए गए हैं इनको। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कार्यों के लिए लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है। जो MSP वगैरह लागू करती है, इस एजेंसी का नाम है NAFED। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य या चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से क्या कहते थे। तो ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था, ठीक है, उर कहा जाता था ग्राम सभाओं को। सभा या महासभा जो है ये बाद में लिखे गए शब्द है, लेकिन इस टाइम पे जो है उर कहा जाता था, याद रखिएगा। महासागरीय धाराओं, हवा और सतह पर अनियमित रूप से समय समय पर भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर था हेम्बोल्ट करंट, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। हेम्बोल्ट करंट जो है इसको पेरू करंट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।